दोस्तों, आज हम लेके चलेंगे कमेंट्स को। हमारे कुछ कमेंट्स हैं, उसमें हम आज बात करेंगे कमेंट्स को लेके और कमेंट्स को हम सुधारेंगे भी। तो एक कमेंट ये आया था कि 10% और 5% ये क्या होता है, प्लीज इलैबोरेट कीजिए। ये बात तब की है जब मैं टॉलरेंसेस की बात कर रहा था, वो चाहे कैपेसिटर की टॉलरेंस हो या रेजिस्टेंस की टॉलरेंस हो। ये जो मतलब होता है 5% या 10%, आप देखेंगे इसका मतलब ये है कि सपोज करो मेरी वैल्यू 100 है और प्लस माइनस 5% है। इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट है, अगर मान लो कि ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसकी टॉलरेंस है 5%। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे या फिर जब ये फैक्ट्री में बना था, जब प्रोड्यूस हुआ था, तो इसकी वैल्यू 95 से लेके 105 तक जाएगी। समझ रहे हैं आप? 100 प्लस 5% और माइनस 5%, क्योंकि यहाँ तो 100 की ही बात चल रही है, तो इसलिए परसेंटेज भी जो है सीधे 5 ही प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है तो हम 1% का भी यूज़ करते हैं। कहीं पर ऐसा है कि जो रेजिस्टेंस है उससे ही हमारा काफ़ी वोल्टेज की या करंट की वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है, तो हम वहाँ पर 1% का यूज़ करते हैं। तो फिर क्या रहेगा, उसकी वैल्यू 99 से 101 के बीच में जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्विंग हो गया 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट नहीं सॉरी 10 ओम का। यहाँ पर सिर्फ 2 ओम का, यहाँ 10 का है, यहाँ सिर्फ 2 ओम का है, मतलब 2 ओम का अंतर रहेगा और मेरी जो वैल्यूज हैं वो सारी मेरे एग्जैक्ट मिलेंगी। तो कहीं पर ज़्यादा जरूरत पड़ती है ऐसी जगह पर जहाँ पर इससे कुछ सेटिंग हो रही है, इससे कोई कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है या इससे रेफरेंस वोल्टेज हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस से, वहां पर हम परसेंटेज का यूज करते हैं 1% का भी। बाकी तो अगर कहीं पर हमें यूज नहीं करना होता हम 10% भी यूज कर लेते हैं, 10% वाला भी यूज में आ जाता है। ये तो रही बात परसेंटेज की कि ये 5% 10% ये होता है। अगली फिर कमेंट लेते हैं हम। अगला कमेंट है कि 30-55 का जो बोर्ड है उसको 40-44 के प्लेट में लगा सकते हैं क्या? देखो, बात यह है, मेरा वैसे का जवाब मैंने दे दिया था, लेकिन बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मेन ट्रांसफार्मर होता है ना, मेन ट्रांसफार्मर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी वोल्ट का है या फिर कितना करंट को ले सकता है, उस पर डिपेंड करता है। इस पर कोई बात नहीं है। अगर मान लो जो आपके 30-55 का बोर्ड है वो भी 12 वोल्ट पर चलता है और जो 44-40 का बोर्ड है वो भी 12 वोल्ट पर चलता है, तो आप लगा सकते हो। और वाटेज अगर दोनों की बराबर है, थोड़ी बहुत अंतर है चलेगा, दोनों की बराबर है तो आप उसको लगा सकते हो। ये बिल्कुल डिपेंड करेगा वोल्टेज पर और करंट पर कि आपको आउटपुट में वोल्टेज कितनी चाहिए और जो हमारा आपका बोर्ड है वो कितना करंट वो दे पा रहा है, मतलब कि ओवरऑल आपकी जो जो एम्पलीफायर है उसका कितना पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। तीसरा जो ये कमेंट आया है, ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए आया है। मैंने एसएमपीएस के लिए एक वीडियो बनाई थी, एसएमपीएस की फुल डिटेल लगाई थी उसमें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और उसमें का ये कमेंट था कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखो, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के बहुत पैरामीटर हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, जो हमारे एसएमपीएस का हार्ट होता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का साइज हुआ, सब कुछ है वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करता है। मैं आपको अभी मैं आपको बेसिक दे दूंगा, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हम कैसे करते हैं डिसाइड। देखो, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ना तो हमें ज्यादा रखनी होती है, हम ज्यादा भी नहीं रख सकते, ना हमें ज्यादा कम रखनी है। दूसरी बात, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमको कोशिश करनी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जाए, 20 किलो हर्ट्ज से हम ज्यादा ही रखेंगे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अगर 20 किलो हर्ट्ज से कम रखेंगे तो एक तो हमको उसकी हमिंग नॉइज आएगी, हमें ऐसे हमिंग नॉइज हमें आएगी, क्योंकि हमें सुनाई देगा 20 किलो हर्ट्ज से कम अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। पहला क्राइटेरिया तब ये रखो कि 20 किलो हर्ट्ज से मेरे को ऊपर रखनी है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। फिर बात आती है ट्रांसफार्मर के साइज की। वो डिपेंड करेगा मेरी पावर के ऊपर, पावर मेरी कितनी है। पावर अगर ज़्यादा है और मेरे को मेरी जगह जहाँ पर मुझे लगाना है वो ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है, तो मेरे को स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो
पावर के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मेरा साइज जो होगा ट्रांसफार्मर का, सॉरी यहाँ पावर नहीं है साइज है, जो साइज होगा वो कम होगा। मेरी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो मेरा जो साइज है वो ज़्यादा है। ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। प्लस ध्यान में रखना है आपको EMI EMC। EMI EMC के ऊपर भी कभी पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे इनसे डील किया जाता है, या सर्किट जब डिजाइन करते हैं हम तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखो EMI EMC आज मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। यानी कि EMI तो वो है कि जब मेरा सर्किट जब काम कर रहा है तो ये बाहर कितनी नॉइज भेज रहा है, वो चाहे लाइन की नॉइज है या फिर रेडियो नॉइज है, कितनी नॉइज ये बाहर दे रहा है। EMC है कि अगर मेरा सर्किट काम कर रहा है और बाहर से मुझे नॉइज मिलती है तो मैं कितना सक्षम हूं उस नॉइज को इग्नोर करने के लिए, उस नॉइज को खत्म करने के लिए मैं कितना सक्षम हूँ, ये मेरे को बताएगी EMC। तो अगर मेरी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा EMI प्रोड्यूस करूंगा, मैं नॉइज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा। तो मुझे इसको भी मुझे ध्यान रखना होता है कि EMI EMC मेरी कम हो, ज़्यादा ना हो। एफिशिएंसी की बात आएगी, एफिशिएंसी में भी हमको, क्योंकि ये देखो यहाँ पर मॉसफेट के लॉस जो है ना, ये काउंट होंगे एफिशिएंसी के टाइम पर। ज़्यादा होएगा तो स्विचिंग लॉस भी होगा, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो स्विचिंग लॉस भी ज़्यादा होते हैं, कम फ्रीक्वेंसी होगी स्विचिंग लॉस कम होंगे। हमको इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। फिर एक क्या होता है कि टाइप ऑफ लोड, तो जो मेरा लोड है वो किस तरह का है। मेरा लोड कंटिन्यूसली वेरी करने वाला लोड है, यानी कि ऐसा है कि जहां मेरा मतलब करंट जो है वो सेम नहीं रहने वाला, फ्लक्चुएट करने वाला है, या फिर मेरा लोड एक कांस्टेंट लोड है, या फिर सिर्फ मेरे को एक एम्पियर देना है, सपोज करो 12 वोल्ट 1 एम्पियर देना है, मेरा लोड एक कांस्टेंट लोड है। इस पर भी डिपेंड करता है कि मेरी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो मैं कितने रखूं। फिर पीसीबी का टाइप मुझे पता चलता है, क्योंकि आपको पता है स्किन इफेक्ट होता है, एसी लॉसेस होते हैं, ये सारे ट्रांसफार्मर के लॉसेस हैं। ये हमको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के टाइम पर ट्रांसफार्मर के लॉसेस को भी काउंट करना है। तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है कि जिसको एक पॉइंट को हम बोलें कि हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे और मेरी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी काम में आ जाएगी, नहीं। हमारे कई सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी जो नॉर्मल, अगर आप, मैं बताता हूँ आपको नॉर्मल, जो आप अगर आप सप्लाईज बनाते हैं या डिजाइन करते हैं पावर सप्लाई, तो वो हार्डली 60 किलो हर्ट्ज, 65 किलो हर्ट्ज, 110 किलो हर्ट्ज, 150 किलो हर्ट्ज तक मैक्सिमम जाती है। 150 किलो हर्ट्ज तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, यहाँ तक मैक्सिमम जाती है। जो छोटे छोटे डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो छोटे छोटे, मतलब 5 वोल्ट से 3 वोल्ट लेना है, इस तरह के छोटे छोटे होते हैं, उनमें फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज में चली जाती है, क्योंकि वो दायरा बहुत छोटा है, उसका लोड भी उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, और हमको इंडक्टर भी वहाँ बहुत छोटा यूज करना होता है। वहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में चली जाती है। लेकिन नॉर्मली जो बड़ी पावर सप्लाईज होती हैं, हम जो कर रहे होते हैं नॉर्मल डिजाइन, वो 30 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज, 65 किलो हर्ट्ज ज़्यादातर यूज होती है, उसके बाद 130 किलो हर्ट्ज ज़्यादा यूज होती है। ये मानो कि 30 किलो हर्ट्ज से लेके 150 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी रहती है, उसमें ही हमको यूज करना होता है। 30 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज से लेके 150 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसमें हमारा सारा नॉर्मली सब आ जाता है इसमें। इससे ज़्यादा तो फिर जो बूस्ट कन्वर्टर या बक कन्वर्टर छोटे दायरे के रहते हैं, छोटे उसके रहते हैं, उनको चले जाते हैं, उसमें हम मेगाहर्ट्ज में चले जाते हैं, क्योंकि हमें इंडक्टर का साइज छोटा चाहिए है, दायरा उसका बहुत छोटा है, और डीसी टू डीसी कन्वर्जन ही करना है हमको। एसी नहीं आता उसमें कहीं भी, मतलब एसी से हमें नहीं लेना है, तो लाइन का कोई डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा नहीं उसमें होता, तो हम उसमें छोटा वाला ये यूज़ कर लेते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसके बाद कोई डाउट और भी है तो आप कमेंट्स में डालते रहिएगा, मैं कुछ कुछ समय बाद जितने भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं ना, उनको लेकर उनको उन पर स्टडी करके मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो कमेंट्स आप डालते रहिए, कोई भी डाउट अगर आपको होता है।